वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल VKMGS सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इवोल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैव विकास क्या है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना, कार्यकी एवं रासायनिकी, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। लैमार्क, डार्विन, वैलेस, डी व्रीज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। यानी कि जो लैमार्क थे, डार्विन थे, वैलेस थे, ह्यूगो डी व्रीज थे, इन लोगों ने जैव विकास को समझाने के लिए अलग अलग प्रमाण दिए हैं। अब इनके जो प्रमाण हैं कौन से हैं? पहला प्रमाण है वर्गीकरण से प्रमाण, दूसरा है तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, तीसरा है अवशेषी अंगों से प्रमाण, चौथा है संयोजकता जंतुओं से प्रमाण, पांचवा है पूर्वजता से प्रमाण, छठवां है तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण, सातवां है भौगोलिक वितरण से प्रमाण, आठवां है तुलनात्मक कार्यकी एवं जीव रासायनिकी से प्रमाण, नौवां है आनुवांशिकी से प्रमाण और 10वां है पशुपालन से प्रमाण, 11वां है रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण और 12वां है जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मकों से प्रमाण। इस तरह से जो विभिन्न वैज्ञानिक थे, इन लोगों ने यह 12 प्रमाण दिए हैं जिससे जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है। हम लोग देखते हैं समजात अंग क्या है। होमोलोगस ऑर्गन ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, वे समजात अंग कहलाते हैं। यानी कि ये जो अंग हैं ये विभिन्न कार्यों के उपयोग में आने के कारण ये असमान दिखाई देते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? ऐसे अंग को समजात अंग कहते हैं। इसका उदाहरण है सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा व मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी में ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आदि अस्थियां होती हैं। इनका भ्रौणकीय विकास भी एक सा ही होता है, परंतु उन सभी कार्यों को जो कार्य करते हैं ये अलग अलग होता है। सील का जो फ्लिपर है तैरने के काम आता है, चमगादड़ के पंख जो हैं ये उड़ने के काम आते हैं, घोड़े की टांग दौड़ने के काम आता है तथा मनुष्य का हाथ जो है वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। तो इस तरह से ये समजात अंग कहलाते हैं जो मूल रचना में अलग दिखते हैं लेकिन काम एक जैसा करते हैं। और इसके बाद देखते हैं हम लोग समरूप अंग क्या है। समरूप अंग या एनालॉगस ऑर्गन ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की जो रचना है शरीर भित्ति के भंज द्वारा होती है और पक्षियों के पंख की रचना जो होती है उनकी अग्रपादों पर परों द्वारा होती है। चमगादड़ के पंख की जो रचना होती है हाथ की 4 लंबी अंगुलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई होती है। तो इस तरह से यह अंग जो है एक समान काम करते हैं, लेकिन इनका मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्धन भिन्न होता है, इसलिए यह समरूप अंग कहलाते हैं। अवशेषी या वेस्टेजल ऑर्गन, ये अंग कौन से होते हैं? ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है।
ऐसे अंग अवशेषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कर्णपल्लव यानी कि पीना, त्वचा के बाल, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स आदि यह अवशेषी अंग के प्रमाण हैं। नोट एक तो हम लोग देखते हैं, इसमें मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं, यानी कि जो मनुष्यों का विकास है इसमें आज तक 100 अवशेषी अंग पाए गए हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का जो विकास था वह सरीसृपों से हुआ। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृप से ही हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि जीवाश्म क्या है। जीवाश्म अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष हैं जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात बिल्कुल विलुप्त हो गए। भूपटल की चट्टानों पर परिलक्षित मिलते हैं, इन्हें जीवाश्म कहते हैं और इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। यानी कि ऐसे जो भी जीव और पादप थे पृथ्वी पर बहुत समय तक थे, लेकिन यह बाद में समाप्त हो गए और इनके जो भी अवशेष हैं यह चट्टानों पर दिखते हैं, इन्हें जीवाश्म कहते हैं। तो ऐसे विज्ञान को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जैव विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग जैव विकास के सिद्धांत में देखते हैं लैमार्कवाद। जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। इनमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद प्रमुख हैं। जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं जिनमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख हैं। पहला हम लोग देखते हैं लैमार्कवाद क्या है। लैमार्क का सिद्धांत जो है 1801 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफिकल जूलॉजी में प्रकाशित हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं उनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन अंगों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती हैं। उदाहरण के लिए जिराफ की गर्दन का लंबा होना। एक हम लोग देखते हैं नोट, उपार्जित लक्षणों का जो अध्ययन है इसको टोंटोलॉजी कहा जाता है, यानी कि जो उपार्जित लक्षण है इसके अध्ययन को टोंटोलॉजी कहा जाता है। दूसरा है डार्विनवाद। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ये 1831 में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। इनका जो समय था 1809 से लेकर 1882 तक था। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते हैं। ये विभिन्नताएं उन्हें उनके जनकों से वंशानुगत में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती हैं जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती हैं। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती हैं और काफी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। अब हम लोग देखते हैं नव डार्विनवाद। न्यू डार्विनवाद क्या है। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है
जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग। ये कारक है विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृतिवरण, चौथा है जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती हैं, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती हैं। तीसरा है उत्परिवर्तनवाद। यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी व्रिज द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के पांच प्रमुख तथ्य हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी व स्थित विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चयन, संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती हैं, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती हैं। इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य जो होता है उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। तीसरा है उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। चौथा है सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। पांचवा है जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और छठवां है उत्परिवर्तन के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो जाते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उन्हें एक नई जाति माना जा सकता है। यानी कि जो उपयुक्त परिवर्तन है, इसके कारण कभी कभी ऐसे अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो जाते हैं जो अपने जनक से भिन्न होते हैं, जिनको नई जाति माना जा सकता है। इनके भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। तो आज हम लोगों ने जीव विज्ञान के इस पार्ट में जैव विकास के बारे में जाना। हम लोग मिलते हैं आनुवंशिकी के साथ। आनुवंशिकी क्या है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। हमारी वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।